बैंक यानी पैसा ही पैसा। इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम एक पहेली है। दुनिया भर में 30,000 से ज़्यादा अलग अलग बैंक्स मौजूद है और इनमें से हर एक के पास पैसों का भंडार पड़ा है। अगर हम इनमें से सिर्फ टॉप 10 बैंक्स की वैल्यू की बात करें तो इनका कलेक्टिव अमाउंट लगभग 25 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा होगा। आज की अगर बात की जाए तो बैंकिंग सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स बन चुका है, लेकिन पहले बैंक्स को बनाने का मोटिव बहुत सिंपल था। 11वीं सेंचुरी में इटली यूरोपियन ट्रेडिंग का सेंटर बन चुका था। पूरे कॉन्टिनेंट के व्यापारी अपने माल का सौदा करने या कहे तो बिजनेस करने के लिए यहाँ आते थे, मगर इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी। यहाँ अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज का प्रसार होने लगा। शायद इसीलिए ईसा में व्यापारियों को 7 अलग अलग तरह के सिक्कों का सौदा करना पड़ता था और उन्हें लगातार अपने इन पैसों को एक्सचेंज भी करना पड़ता था। और ये एक्सचेंज बिजनेस उस समय आमतौर पे बाहर बने बेंचेस पर होता था। वहां से इसका नाम बैंक पड़ा। यानी जहां हम इस वर्ड को बेंच कहते हैं, वही इसका इटालियन वर्ड होता है बैंको। ट्रैवलिंग का खतरा, ब्लैक मनी और लोन जैसी मुसीबत ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो अब ये समय था एक नए बिजनेस मॉडल का। अब यहाँ होम ब्रोकर्स व्यापारियों को मनी क्रेडिट्स देने लगे, जबकि कई व्यापारियों ने कैशलेस पेमेंट का रास्ता अपनाया। इस तरह बैंक का नेटवर्क पूरे यूरोप में फैल गया और ये बैंक्स अपनी कुछ अमाउंट चर्च और यूरोपियन किंग्स को सौंपने लगे। लेकिन ये सब तो पहले होता था, मगर आज क्या होता है? दरअसल बैंक्स आज रिस्क वाला बिजनेस चलाती है। ये इनके काम करने का एक वर्जन है। लोग अपना पैसा इन बैंक्स को देते हैं, बदले में बैंक हमें अपने अमाउंट के साथ छोटा सा इंटरेस्ट ऐड करके देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक वाले आखिर कमाते कैसे हैं? तो रियलिटी में ये हमसे पैसा लेकर बहुत ही हाई इंटरेस्ट पर इन पैसों को उधार देते हैं, जिसे हम समझने के लिए लोन कह सकते हैं। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है, क्योंकि कुछ लेंडर्स यानी उधार चुकाने वाले दिए हुए टाइम पर अपना लोन चुका नहीं पाते। आमतौर पे ये पूरी प्रोसेस हमारे इकोनॉमिक सिस्टम यानी आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये लोगों को घर जैसी बड़ी चीजें खरीदने का या अपने बिजनेस को और एक्सपांड करने का पावर देता है। इसीलिए बैंक्स हमसे ऐसे फंड्स लेते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते और उन्हें ऐसे फंड्स में बदल देते हैं जिसका यूज हम समाज में आसानी से कर सके। बैंक्स का मेजर इनकम सोर्स होता है क्रेडिट कार्ड बिजनेस, करेंसीज को खरीदना और बेचना, सेविंग डिपॉजिट्स, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज और कस्टोडियन बिजनेस। इन सब की मदद से बैंक को मोटी रकम मिल जाती है। लेकिन आज के टाइम पर बैंक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो पुराने टाइम की तरह काम नहीं करना चाहते। जैसे ट्रेडिशनल तरीके में प्रॉफिट को गेन करने के लिए एक लंबे समय तक वेट करना पड़ता था, जिसमें रिस्क भी कम था। और आज कई बैंक्स की हालत ये है कि वो कम समय के अंदर मैक्सिमम फाइनेंशियल प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, जिसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। इस फाइनेंशियल बूम के दौरान कई बैंक्स ने एक ऐसा तरीका अपनाया जो मुश्किल से ही समझ में आता है, और जल्दी से पैसा बनाने की आदत में उन्होंने अपना खुद का ट्रेडिंग शुरू किया, जिसकी मदद से वो अपने अधिकारियों और व्यापारियों को लाखों कमाकर देने लगे। लेकिन ये किसी जुए या कसिनो से कम नहीं था और इसने पूरी इकोनॉमी और समाज को नुकसान पहुंचाया। जैसे साल 1992 इंडिया में हर्षद मेहता ने करीब 1,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया था, जिस कारण इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला। ठीक ऐसे ही 2008 यूएसए में लेमन ब्रदर्स नाम की बैंक बैंकरप्ट हो गई। यूएस और यूरोप का हाउसिंग मार्केट पूरा कोलैप्स हो गया। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हवा में उड़ गए। इस वजह से कई लोगों को अपनी जॉब और पैसे गंवाने पड़े। ऐसे हालत से बचने के लिए दुनिया भर के कई बड़े बैंक्स बिलियंस में फाइन चुकाते हैं, जिससे कि वो एक ट्रस्टेड प्रोफेशनल बन सके। इसी तरह यूएस गवर्नमेंट और यूरोपियन यूनियन को एक साथ बेल आउट पैकेजेस देने पड़े, जिससे वो अपनी बैंक्स को किसी फ्रॉड या स्कैम के कारण बैंकरप्ट होने से बचा सके। और बैंकिंग बिजनेस को नियंत्रण करने के लिए नए नियम लागू किए गए, जिस कारण इमरजेंसी फंडिंग्स और फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बचा जा सके। आज के समय में एक नए फाइनेंसिंग मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो है इन्वेस्टमेंट बैंक्स, और ये साल में एक बार ही फी चार्ज करते हैं। यहाँ तक कि ये अपने सेल्स पर कोई कमीशन नहीं लेते। इस तरह वो अपने क्लाइंट्स के इंटरेस्ट पर ही फोकस करते हैं।
और दूसरा मॉडल है क्रेडिट यूनियंस कोऑपरेटिव इनिशिएटिव्स, जो 19th सेंचुरी में फॉल्स क्रेडिट को रोकने के लिए स्थापित किया गया था। ये अपने क्लाइंट्स को बैंक जैसी सर्विस देते हैं, लेकिन ये बैंक्स की तरह मैक्सिमम प्रॉफिट पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि इनका फोकस शेयर्ड वैल्यू पर ज्यादा होता है। ऐसा करने से ये अपने क्लाइंट्स को एम्पावर करते हैं, जैसे अपने बिजनेस को एक्सपांड करना और बेटर इन्वेस्टमेंट करना। क्रेडिट यूनियन अपने मेंबर्स के थ्रू कंट्रोल की जाती है और ये मेंबर्स लोकतांत्रिक ढंग से अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी चुन सकते हैं। दुनिया भर में क्रेडिट यूनियन सिस्टम काफी अलग है, जैसे कहीं पर इनमें चंद लोग काम करते हैं, वही दूसरी ओर होते हैं बिलियन डॉलर्स वाली ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें शामिल होते हैं हजारों मेंबर्स। यहाँ पर क्रेडिट यूनियन अपने रिस्क इम्पैक्ट से ज्यादा अपने क्लाइंट के बेनिफिट पर ज्यादा फोकस करते हैं और ये ट्रेडिशनल बैंक की तुलना में किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में भी बेहतर साबित हुए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ साल में हुए क्राउड फंडिंग्स को हमें भूलना नहीं चाहिए। बहुत से नई टेक्नोलॉजी कंपनीज ने किकस्टार्टर और इंडिगोगो से शुरुआत की। इस तरह आम लोग भी इस नए आइडियाज का हिस्सा बनने लगे और इन्वेस्ट करने लगे। इससे हुआ ये कि अगर लॉस हुआ तो वो सबको अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। तो यही है माइक्रो क्रेडिट्स। आजकल माइक्रो क्रेडिट्स देना एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस में बदल गया है। तो हम मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं कि लोगों और उनके बिजनेस को फंड्स दिलाने में बैंक्स एक अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस बना सके। देखते रहिए ब्रेन इंडिया।